नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस केंद्र में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं, और ये वीडियो रिवीजन के पर्पस से बनाया गया है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक्सप्लेन उतना ही करूँ जितनी की ज़रूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बात की जाए कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो होता है उनकी, तो देखिए भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण कब होता है? 712 ईस्वी में। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं महमूद गजनवी की। तो महमूद गजनवी गजनी का शासक 998 ईस्वी में बनता है, और यह आक्रमण देखिए करता है उसके बाद भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करता है, 999 से लेकर 1027 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद बात की जाए कि महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? लूटपाट करना। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, डेट ध्यान में नहीं रहे तब भी चलेगा, बट ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर बात की जाए कि सोमनाथ मंदिर की लूट करता है। ठीक, सोमनाथ मंदिर को लूटता है कब? 1026 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक कौन होता है? भीम प्रथम। ये दोनों बात याद रखिएगा, 1026 और भीम प्रथम। ठीक है ना, ये जरूर याद रखिएगा, भीम प्रथम। महमूद गजनवी का जो दरबार देखें तो महमूद गजनवी के दरबार में विद्वान कौन कौन थे? उत्तबी, फारूकी, फिरदौसी की रचना है शाहनामा, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अलबरूनी भी महमूद गजनवी के दरबार में रहता था, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि अलबरूनी की जो रचना है वो क्या है? तहकीके हिंद, जो कि अरबी भाषा में है, तहकीके हिंद। और अलबरूनी कब आता है भारत गजनवी के साथ? 11वीं शताब्दी में। ठीक है ना, ये संस्कृत का ज्ञाता भी है और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम है। ठीक, आगे बात करते हैं। बात की जाए मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण होता है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर, और गुजरात पर आक्रमण करता है 1178 ईस्वी में, जिस समय वहाँ का शासक कौन होता है? भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। लेकिन मोहम्मद गौरी को यहाँ पर पराजय देखनी पड़ती है। ठीक है, प्रथम बार भारत में गौरी प्रथम बार यहीं पर पराजित होता है। ठीक, उसके बाद बात की जाए तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध याद रखिएगा 1191, ये डेट भी याद रखिएगा 1191। ठीक, ये किसके बीच होता है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। ठीक, तराइन का जो युद्ध होता है 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। ठीक है, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता है, यहीं से शुरू होता है, द्वितीय तराइन युद्ध से, जहां पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तराइन का जो युद्ध हुआ था ना, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। बात की जाए चंदावर के युद्ध की, तो चंदावर का युद्ध 1194 में होता है जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें जयचंद पराजित होता है, और सिक्के के एक तरफ लक्ष्मी की आकृति को अंकित कराने वाला जो शासक है वो कौन है? मोहम्मद गौरी। अब फिर बात की जाए ये थोड़ा सा फैक्ट्स हैं, देख लीजिए। अल्पतगीन जो है ना, ये गजनी या फिर इसी को बोलते हैं यामनी वंश का संस्थापक था। भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। ठीक है, हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अरबों ने किया। और भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा? ईरानियों ने। और यूनानी अर्थात ग्रीक भारत को क्या कहते थे? इंडिया कहते थे। ठीक है, बात की जाए सल्तनत काल की, तो ये 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है, जिसके अंतर्गत बहुत से वंश आते हैं, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक, तो इनके जितने भी प्रमुख शासक हैं ना, उनके जो भी कार्य हुए हैं, जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, या उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सबको मैंने क्रम से अरेंज किया हुआ है। ठीक है, नोट डाउन किया हुआ है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। बात की जाए सबसे पहले गुलाम वंश की, जो कि कब से कब तक चलता है? 1206 से 1290 तक। देखिए, डेट इसलिए नहीं लिखा है कि आपको याद ही करना है, डेट इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले, क्रम पता चले कि कौन वंश पहले आया था, कौन वंश बाद में आया था। ठीक, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से सबसे पुराना वंश कौन सा है, उनमें 3-4 दे दें, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तो आपको थोड़ा क्रम पता रहेगा ना, डेट ना भी याद हो कि कौन पहले आया था कौन बाद में, तो काम हो जाएगा। ठीक, इसलिए डेट दिया हुआ है, तो डेट पर ध्यान बाद में दीजिएगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, हाँ, टाइम हो तो सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। चलिए
देखें तो हाँ, गुलाम वंश के इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके शासनकाल को यहाँ पर मैंने लिखा है, देख लीजिएगा। इसके बारे में जानना चाहें तो ये गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का, ठीक ना। और इसने उपाधि ग्रहण की थी किसकी? लाख बख्श की। ध्यान में रखिएगा, ये लाख बख्श, ये ध्यान में रखिएगा, लाख बख्श। राजधानी इसकी लाहौर थी। हाँ, मृत्यु जो हुई थी ना, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य को देखें तो दिल्ली में इसने कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण करवाया था, कुतुब मीनार का करवाया था, जिसको पूरा किसने किया था? कंप्लीट किसने करवाया था? स्टार्ट तो कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट इसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। इस बार पूछा भी था क्वेश्चन बीपीएससी में। चलिए, फिर अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए इल्तुतमिश, बात की जाए इल्तुतमिश की तो ये भी गुलाम वंश से संबंधित है। उपाधि धारण की थी सुल्तान आजम की, राजधानी दिल्ली थी। अन्य नाम जो इसका है गुलाम का गुलाम, ये जरूर याद रखिएगा, गुलाम का गुलाम। और ये इलवरी जनजाति से संबंधित है, ठीक है। और इसके कार्य की बात की जाए तो ये पहला तुर्क है जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। गुलाम चालीसा अर्थात तुर्कान चहलगानी को शुरू किया, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, तुर्कान चहलगानी, गुलाम चालीसा, ठीक ना। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। टंका और जीतल को जारी किया। टंका मतलब चांदी के सिक्के, जीतल मतलब तांबे के सिक्के। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, ये गुलाम चालीसा अर्थात तुर्कान चहलगानी, ठीक, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये गुलाम का गुलाम, बाकी चीज़ें पढ़ लीजिए। और ये भी इलबरी जनजाति से संबंधित, ठीक ना, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, रीडिंग मार लीजिए, ऑप्शन देखकर भी चीज़ें याद आ जाती हैं। हाँ, जो मेन है उस पर फोकस जरूर रखिए, बाकी चीज़ों को रीडिंग मार लीजिए अभी, मतलब एग्जाम को, अभी एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए, बाकी टाइम है तो पढ़ते रहिए। थोड़ा सा ये बच गया था इल्तुतमिश में। स्वयं का मकबरा का निर्माण करवाया था, मतलब मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है कौन? इल्तुतमिश। और हौजे खास शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। चलिए, बात करें रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान की बात की जाए तो ये भी गुलाम वंश से संबंधित है। मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका रही, ठीक। और कोई प्रमुख कार्य नहीं है जिसको ध्यान में रखा जाए। बात की जाए गयासुद्दीन बलबन की, तो ये 1266 से 1287 ईस्वी तक रहा था। देखिए, डेट मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि आप याद ही कर जाइए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछना होता है ना, तो एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि सबसे लंबे समय तक, चाहे गुलाम वंश के अंतर्गत सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था, ठीक, तो डेट से पता चल जाता है। जैसे ये देखिए 21 वर्ष तक शासन किया था, ठीक ना। ये किससे संबंधित है? गुलाम वंश से। तो डेट आप बाद में ध्यान में रखिएगा। और अन्य नाम की बात की जाए तो उलूग खान, ठीक, ध्यान में रखिएगा, ये उलूग खान। वास्तविक नाम बहाउद्दीन, इलबरी तुर्क से संबंधित है ये भी। उपाधि धारण की थी जिले इलाही की। गयासुद्दीन बलबन के कार्य की बात की जाए तो तुर्कान चहलगानी की समाप्ति कर दी थी, मतलब गुलाम चालीसा की समाप्ति कर दी थी, ध्यान रखिएगा ये, ठीक ना। सजदा और पैबोस की प्रथा आरंभ की थी, मतलब सुल्तान के आगे दंडवत लेट जाना, और पैबोस मतलब पांव चूमना, ठीक ना। रक्त व लौह की नीति शुरू की थी, मतलब गयासुद्दीन बलबन जरूर ध्यान में रखिएगा। गयासुद्दीन बलबन के जो भी ये कार्य हैं, ये है, ये है, ये है, ठीक ना। नौरोज त्यौहार की प्रथा आरंभ की थी, ठीक। फिर दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग है, इसकी स्थापना की किसने? गयासुद्दीन बलबन ने, ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। गयासुद्दीन बलबन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन से संबंधित कार्य, ठीक ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में। फिर बात की जाए जलालुद्दीन खिलजी की, तो जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक है। खिलजी वंश कब से कब तक रहा था? 1290 से 1320 तक। आप डेट देखते रहिएगा, ठीक है ना, मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा अभी, बाद में जब डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तो वहाँ ध्यान दे दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो ये भी खिलजी वंश से संबंधित है, आप डेट देखते रहिएगा। बचपन का जो नाम है अली या गुरशप, उपाधि धारण की थी किसकी? सिकंदर सानी की। इसने पैदावार पर 50% का टैक्स लगा दिया था। घरई चर शुरू किया था, चरई मतलब जो दुधारू पशु होते थे उन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। सैनिकों का हुलिया लिखने एवं घोड़े दागने की प्रथा जरूर याद रखिएगा।
शुरू की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की और खम्स पर मतलब लूट का जो धन है ना उस पर उसके 4/5 भाग पर राज्य का अधिकार होगा। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये शुरू किया गया था। फिर बात की जाए मुबारक खिलजी की, तो ये भी खिलजी वंश से संबंधित है। इसने उपाधि धारण की थी अल इमाम और उल इमाम की। स्वयं को खलीफा घोषित किया था। बस इतना देख सकते हैं। स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया था? मुबारक खिलजी ने। फिर बात करते हैं तुगलक वंश की। डेट देख लीजिएगा 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक, देखिए डेट जानना क्यों जरूरी है। बात की जाए तुगलक वंश की तो ये 1320 से 1424 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। देखिए ये डेट लिखने का मेरा मतलब ये है ना ताकि आपको पता चले कि कौन सा वंश कितने साल तक शासन में रहा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दे कि सबसे लंबा शासनकाल सल्तनत काल में किसका रहा, किस वंश का रहा, तो डेट का आइडिया रहेगा तो थोड़ा आप बता पाएंगे। जैसे सबसे लंबा शासनकाल सल्तनत काल में किसका रहा? तुगलक वंश का रहा। देख रहे हैं 1320 से लेकर 1414 तक। फिर इसी में बात कर लीजिए गयासुद्दीन तुगलक की। तो तुगलक वंश का संस्थापक है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इसके अन्य नाम की बात की जाए तो इसका अन्य नाम है गाजी मलिक। ये अलाउद्दीन का सेनापति रहा। मृत्यु कैसे हुई ये ध्यान में रखिएगा। लकड़ी के महल की छत गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अन्य नाम यहाँ देखा है ना, गाजी मलिक, और भी ये नाम है गाजी बेग तुगलक या फिर गाजी तुगलक। ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक के कार्य की बात की जाए तो इसने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया, नहरों का निर्माण करवाया, अकाल के समय भूमि कर को माफ़ किया और नस्ल एवं बटई प्रथा का प्रचलन शुरू किया। डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी गयासुद्दीन तुगलक के काल में। सारी चीज़ों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, बट टाइम को देखते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ जितना की ज़रूरत है। फिर बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये भी तुगलक वंश से संबंधित है और दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक था ये मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक ना। हिंदू त्यौहार में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान है ये। ठीक, और इसके कार्य की बात की जाए तो ये ध्यान में रखिएगा अमीर कोही कृषि विभाग है ये की स्थापना की थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ध्यान रखिएगा ये अमीर कोही। इसकी राजधानी, इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर दिया। देवगिरी अर्थात दौलताबाद। राजधानी शिफ्ट करने पर इब्न बतूता ने क्या बोला कि दिल्ली के नागरिकों को दंड देने का काम किया है। दिल्ली के नागरिकों को दंड देना है, राजधानी को शिफ्ट करना। ठीक, इब्न बतूता का ये स्टेटमेंट है। फिर बात की जाए कि सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ले अल्लाह किसने अंकित करवाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। निजामुद्दीन औलिया के कब्र पर मकबरे का निर्माण करवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक ना। तो इसमें जो ध्यान रखिएगा अमीर को ही ध्यान में रख लीजिएगा और राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। ठीक, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, बाकी चीज़ें पढ़ते रहिए। हाँ, और ये भी हिंदू त्यौहार में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान। बाकी चीज़ें पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिएगा ना, एक दो नज़र देख लीजिएगा तो ऑप्शन देखकर चीज़ें याद आ जाती हैं। फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो यह भी तुगलक वंश से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक के कार्य में सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है ये ध्यान रखिएगा, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, जरूर ध्यान रखिएगा। रोजगार दफ्तर शुरू किया, दीवाने खैरात की शुरुआत की, दीवाने बंदगान, दारुल शफा मतलब खैराती अस्पताल, मुफ्त अस्पताल की शुरुआत की, हक के शर्ब की शुरुआत की, सिंचाई कर है ये। कुतुब मीनार के 2 और मंजिल का निर्माण करवाया, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना। कुतुब मीनार को किसने बनवाया? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसको पूरा किसने किया, कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और उस पर 2 और मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया और इस्लामी कानून के आधार पर 4 कर, यहाँ चर नहीं है, 4 कर इसने शुरू किया। खराज, खम्स, जजिया, जक़ात, ये सब अलग अलग कर के टाइप्स हैं। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करते रहूँगा। खम्स का मतलब बताया ना, लूट का जो धन है उस पर टैक्स लगेगा। जजिया का मतलब ये हो गया कि जो
हिंदू नहीं है, सॉरी जो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, जो गैर मुस्लिम है उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें तो मैं एक्सप्लेन करते रहूँगा बाद में, बाकी आप नाम ध्यान में रखिए। ठीक, नसीरुद्दीन महमूद की बात की जाए तो ये भी खिलजी वंश से संबंधित है और ये अंतिम शासक रहा खिलजी वंश का। इसके बारे में एक प्रसिद्ध कथन है कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक। कहने का मतलब ये हुआ कि नसीरुद्दीन महमूद के टाइम में इसका शासनकाल लगभग दिल्ली में ही सिमट कर रह गई थी और इसी के टाइम में तैमूर का आक्रमण हुआ था भारत पर 1398 में। ठीक, आगे बात की जाए सैयद वंश की तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट जानने के लिए नहीं है। इसका प्रथम जो शासक रहा वो कौन रहा? खिजिर खान। लोधी वंश की बात करें तो इसका संस्थापक रहा बहलोल लोधी, जो दिल्ली पर बैठने वाला पहला अफगानी था जिसने बहलोली सिक्के जारी किए और जौनपुर पर इसने विजय प्राप्त की। फिर बात करें सिकंदर लोधी की तो ये भी लोधी वंश से संबंधित है। इस वंश का महानतम शासक रहा ये और गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था ये, ध्यान रखिएगा, गुलरुखी उपनाम से। ठीक, इसने आगरा की स्थापना की, जरूर ध्यान रखिएगा। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी आरंभ की और अनाज पर जकात बंद किया। चलिए, फिर बात की जाए कि ब्राह्मणों पर पुनः से जजिया लेना शुरू कर दिया, तजिया को निकालना बंद कर दिया। ठीक है ना, तजिया निकालना बंद कर दिया। फिर मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और संतों की मज़ारों पर जाने से रोक लगा दी। देखिए, कुछ एक लाइनें हैं इसमें, हो सकता है आपको समझ में ना आए, समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं टाइम बचाने के लिए उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो ज़रूरी है। बाकी आप नाम ध्यान में रखिए किसने क्या शुरू किया था। अब बात की जाए इब्राहिम लोधी की तो ये भी लोधी वंश से संबंधित है और इसके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त कोई सुल्तान भारत का युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। इससे इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो ध्यान में रखिएगा, ये कि खातौली का जो युद्ध हुआ था ना 1518 में, इसमें महाराणा सांगा विजयी हुए थे। ठीक, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक, पानीपत का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर विजयी रहा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ ये प्रशासनिक विभाग है जिसको हमने इसमें देखा ही है बट अलग से मैंने लिख दिया है एक जगह, जैसे कि दीवाने मुस्तखराज मतलब राजस्व विभाग है ये, दीवाने रियासत ये बाजार नियंत्रण का विभाग था। दोनों को किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने अमीर कोही, इसको किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह कृषि विभाग है। दीवाने खैरात की बात की जाए और दीवाने बंदगान की, दीवाने खैरात दान विभाग है, दीवाने बंदगान क्या है? दास विभाग। इसको किसने शुरू किया था? फिरोज तुगलक ने। दीवाने अर्ज की बात की जाए तो ये सैन्य विभाग है, किसने शुरू किया था? बलबन ने। ये सब देख ही लिए हैं हम। दीवाने रसालत, दीवाने वजारत और दीवाने इंशा। ठीक, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। जैसे दीवाने रसालत धार्मिक मुद्दे या विदेशी मामलों की देखरेख के लिए, दीवाने वजारत वित्तीय मामले या राजस्व विभाग से संबंधित था। ठीक, और सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है ये दीवाने इंशा। आगे चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान ये दीजिएगा कि ग्राम स्तर पर भू राजस्व का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था उसको क्या बोला जाता था? चौधरी। ठीक, अमीर खुसरो को थोड़ा सा जान ले कि मूल नाम जो है अमीर खुसरो का वो क्या है? अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। ठीक है ना। उपाधि धारण की थी तूतीय हिंद की, ये ध्यान में रखिएगा, तूतीय हिंद की। ठीक, तूतीय हिंद। रचना की बात की जाए तो एक दो महत्वपूर्ण रचना है, जैसे ये ध्यान में रख लिए, तारीख़ दिल्ली और तुगलकनामा। फिर ये पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया। कव्वाली के प्रारंभिक रूप का आरंभ करता है ये अमीर खुसरो। सबक ए हिंदी के जन्मदाता के रूप में माना जाता है अमीर खुसरो को। तबला का प्रचलन शुरू किया अमीर खुसरो ने। ठीक, थोड़ा सा ये देख लीजिए, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन को, ठीक है ना। इसने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम शासक था ये। ठीक, फिर बात की जाए जौनपुर नगर का संस्थापक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। तुगलकाबाद की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। और कीर्ति स्तंभ मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था किसने? राणा कुंभा ने। आगे बात की जाए
ये कुछ रचनाएं हैं जिसके रचनाकार को देख लीजिए बस। तबाकत नासरी है मिनहाजुल सिराज की, तारीख़ फ़िरोज़ शाही है जियाउद्दीन वर्नी शम्स खिराज अफ़ीफ़ की, तारीख़ मुबारक शाही है याहिया बिन अहमद की, संगीत राज और संगीत मीमांसा है राणा कुंभा की। ठीक, ये रचनाएं हैं, ये रचनाकार हैं इधर। फुतुहात फ़िरोज़ शाह तुगलक की रचना है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। पूरे मध्यकालीन भारत का जो PDF मिलने वाला है उसका पासवर्ड है 0002। ठीक, ध्यान में रखिएगा 0002। चलिए देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, इसके संस्थापक कौन है? हरिहर एवं बुक्का। ठीक, ये इस बार के 67वें BPSC में पूछा गया था PT एग्जाम में। इस साम्राज्य के अंतर्गत जो आने वाले वंश है उसकी बात की जाए तो संगम वंश है, सालू वंश है, तुलु वंश है, अराविडु वंश है। ठीक है, संगम वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? 1336 में इसकी स्थापना हुई थी, हरिहर एवं बुक्का। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि संगम वंश की स्थापना के साथ ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है ना, हरिहर एवं बुक्का ध्यान में रखिएगा। सालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, अराविडु वंश के संस्थापक तिरुमल। ठीक, संस्थापक थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो भी वंश हैं उनके जो अतिरिक्त शासक हैं संस्थापक के अलावा, उनको मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। जैसे कि हरिहर संगम वंश के अगले शासक, इनके बाद हरिहर द्वितीय, फिर देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। ठीक, ऐसा नहीं कि इनके बारे में बहुत डिटेल्स में जानना है, नहीं, बस ऐसा ही लिख दिया है, आप एक नज़र देख लीजिए। तुलु वंश की बात की जाए तो इसके अंतर्गत वीर नरसिंह के बाद कृष्णदेव राय, ये देखेंगे हम, चित्त देव राय, सदाशिव राय, ये भी देखेंगे। मैंने इनके और इनके डिटेल्स को देखेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। कृष्णदेव राय की बात की जाए तो कृष्णदेव राय के टाइम में ही गोलकुंडा का युद्ध होता है। ठीक, जिसमें कुल्ली कुतुब शाह पराजित होता है, ध्यान में रखिएगा। और तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है कृष्णदेव राय के काल को, जिनके दरबार में अष्ट दिग्गजों का निवास था। कृष्णदेव राय की रचना की बात की जाए तो इनकी रचनाएं हैं अमुक्त माल्यद, जाम्बवती कल्याणम। उपाधि की बात की जाए तो अभिनव भोज और आंध्र भोज की उपाधि ग्रहण की थी। हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था। समकालीन पुर्तगाली जो है अल्बुकर्क है और नागलपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है ना, देखिए सदाशिव राय की बात की जाए तो वास्तविक शक्ति उस समय सदाशिव राय के टाइम में किसके पास थी? अराविडु वंशीय मंत्री राम राय के हाथ में थी। ठीक ना, तालिकोटा का युद्ध होता है सदाशिव राय के टाइम में, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। 1565 ईस्वी में होता है। गोलकोंडा का युद्ध ध्यान में रखिएगा, तालिकोटा का युद्ध ध्यान में रखिएगा। हाँ, तालिकोटा का जो युद्ध है हुआ था, इसका अन्य नाम क्या है? बन्नी हट्टी या राक्षण तगड़ी का युद्ध। ठीक ना, और ये युद्ध किसके बीच हुआ था? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का लेकिन बरार हिस्सा नहीं लिया था। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते थे? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर एवं बरार, लेकिन बरार शामिल नहीं हुआ था इस युद्ध में, ये सब शामिल हुए थे। ठीक, हाँ, इसमें विजयनगर पराजित हो गया था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद देख लीजिए कुछ विदेशी यात्री हैं विजयनगर के टाइम में, विजयनगर साम्राज्य के टाइम में विदेशी यात्री आते हैं। निकोलो कोंटी आता है जो इटली का है देवराय प्रथम के काल में। अब्दुल रज्जाक आता है जो फारस का है देवराय द्वितीय के काल में। नूनीज आता है जो पुर्तगाली है अच्युत देवराय के टाइम में। डोमिंगो पायस आता है, ये भी पुर्तगाली है कृष्ण देव राय के टाइम में। बारबोसा आता है, ये भी पुर्तगाली है कृष्ण देव राय के टाइम में। मैंने यहाँ पर 126 बोल दिया है, हालांकि कहीं कहीं पर 126 भी है, लेकिन सर्वमान्य जो डेट है वो 125 ही है, तो 125 ही आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं। ये सब देख लिया था। भक्ति और सूफी आंदोलन में थोड़ा सा देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब पढ़ते रहिएगा। जैसे ये ध्यान रखिएगा कि भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ था वो उसका उदय हुआ था द्रविड़ क्षेत्र से, मतलब दक्षिण भारत से हुआ था। ठीक है, शंकराचार्य के उदय के साथ ही। हाँ, इसका प्रसार जो किया था दक्षिण भारत के अलवार और नयनार संतों ने। अलवार किसको बोलते हैं? अलवार बोलते हैं वैष्णव धर्म को मानने वाले को, और नयनार बोलते हैं शैव को। ये ध्यान रखिएगा, अलवार वैष्णव, नयनार शैव। ठीक,
फिर बात की जाए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कौन है, तो रामानंद, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, रामानंद, रामानंद। आगे बात की जाए तो गुरु नानक देव की, गुरु नानक देव की बात की जाए तो ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, ठीक। और ये स्थापना की थी इस धर्म की सिकंदर लोधी के टाइम में। हाँ, इन्होंने ही लंगर की शुरुआत की थी, ठीक, ध्यान रखिएगा। सिखों के कुछ और इम्पोर्टेंट गुरु जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं वो ये है, अभी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं तो एक्सप्लेन करता डिटेल्स में, ठीक है। हाँ, तो चौथे गुरु हैं गुरु रामदास, जिन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी, अमृतसर नगर बनवाया था गुरु रामदास ने, अकबर ने ज़मीन दी थी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। पांचवा जरूर ध्यान में रखिएगा गुरु अर्जुन देव, ठीक, जिन्हें जहांगीर ने फांसी दी थी। फिर बात कीजिएगा गुरु तेग बहादुर की, औरंगजेब ने फांसी दी थी गुरु तेग बहादुर को, ये जरूर याद रखिएगा, 9वें गुरु तेग बहादुर। ये 10वां गुरु गोविंद सिंह, इनका संबंध बिहार से है, इनका जन्म पटना सिटी में हुआ था, ठीक, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, नाम के साथ सिंह उपाधि लगाने का आदेश इन्होंने दिया था। चलिए, इनका जन्म पटना सिटी में हुआ था। आगे बात की जाए ये भी देख सकते हैं नामदेव ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था, ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। सूफी आंदोलन में देख लिया जाए तो चिश्तिया सूफी मत की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी चिश्त अफगानिस्तान में, जिसके संस्थापक हैं अबू इसहाक शमी चिश्ती और ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल, ठीक। लेकिन भारत में जो सर्वप्रथम इसके प्रचारक हैं वो ध्यान में रखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक, गौरी के साथ आगमन हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद, बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया, ठीक। भारत में लोकप्रिय बनाया जो चिश्तिया सूफी मत है उसको किसने बनाया, बाबा फरीद ने, ठीक। बाबा फरीद कौन है, बलबन के दामाद। और निजामुद्दीन औलिया की बात की जाए तो इनका अन्य नाम है महबूब इलाही। इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा, ये 7 सुल्तानों के समकालीन थे, ठीक। और अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था किसने, निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। सोहरावर्दी सिलसिला की बात की जाए तो इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी। भारत में प्रवर्तन का श्रेय जाता है शेख बहाउद्दीन जकारिया को। कादरी सिलसिला की बात की जाए तो इसके संस्थापक हैं शेख मुहाउद्दीन कादिर जिलानी। भारत में प्रवर्तक की बात की जाए तो मोहम्मद गौस हैं। फिर बात करें नक्शबंदी सिलसिला की तो इसके संस्थापक है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। भारत में प्रमुख प्रचारक जो हुए वो हुए शेख अहमद सरहिंदी। नक्शबंदी सिलसिले ने संगीत का विरोध किया, अकबर की नीतियों का विरोध किया और प्रसिद्ध जो अनुयायी हुए नक्शबंदी सिलसिला के वो औरंगजेब। ये थोड़ा सा देख लीजिए, सूफी संतों के निवास स्थान का नाम खानकाह है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना एक ये पद्मावत, ध्यान रख लीजिए। तुलसी समकालीन थे किसके, अकबर और जहांगीर के। मुगल वंश की थोड़ी सी बात कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसी को देखेंगे। मुगल वंश का संस्थापक आप जानते हैं बाबर है। बाबर ने जो लड़ाई लड़ी थी वो ध्यान में रखिएगा डेट, ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था, ठीक। इसमें तोपची कौन था, उस्ताद अली कुली। पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़ के शासक राणा संगा पराजित हुए थे इसमें। और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था जिसमें मेदिनी राय मारा गया था। और घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो 1529 में हुआ था। क्रम से याद रखिएगा, 26, 27, 28, 29 डेट याद रखिएगा। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ठीक। हाँ, इसमें अफगानों को पराजित किया था बाबर ने घाघरा के युद्ध में, ठीक ना। फिर आगे देखा जाए हुमायूं की बात की जाए तो हुमायूं की देखिए मृत्यु कैसे होती है ये जरूर ध्यान में रखिएगा। हुमायूं की मृत्यु होती है दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। और बाबर का जो हुमायूं ने जो युद्ध लड़ा है उसका भी क्रम ध्यान में रखिएगा। देवरा का युद्ध लड़ा गया था 1532 में, जिसमें हुमायूं विजयी रहा था। हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था, ठीक, मतलब हुमायूं और अफगानों के बीच। चौसा का युद्ध देखा जाए तो ये 1539 में, डेट याद रखिएगा। हुमायूं इसमें पराजित हुआ था, ठीक, शेर खान से लड़ा गया था। यही शेर खान आगे शेर शाह हो जाएगा,
शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी चौसा के युद्ध के बाद। ठीक है, शेर खान ने। उसके बाद कन्नौज का युद्ध या बिल्लग्राम का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में, जिसमें शेर शाह विजयी होता है। फिर आगे बात कीजिए सरहिंद का युद्ध, डेट याद रखिएगा। देवरा का युद्ध 1532, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ था। ठीक, आगे थोड़ा सा शेर शाह के बारे में जान लीजिए। शेर शाह के बचपन का नाम फारिद। ठीक है, कालिंजर विजय अंतिम विजय है शेर शाह का। ठीक, कालिंजर विजय, यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग करवाया। हाँ, मकबरा, शेर शाह का मकबरा जो है ना वो सासाराम बिहार में, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और सड़के आजम मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था शेर शाह ने, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सासाराम में इसने स्वयं का मकबरा बनवाया। ठीक है, हाँ, पाटलिपुत्र को पटना किया शेर शाह ने। और मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना वो शेर शाह के समकालीन है। ठीक, उसके बाद बात कीजिए अकबर की, तो अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। ठीक, बैरम खान के संरक्षण में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया, जिसमें हेमू पराजित हुआ था। ठीक, और बात की जाए इसने समर्थन किसका दिया, अकबर ने किसका समर्थन किया था, चिश्तिया संप्रदाय का। हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं इसने क्या क्या काम किया था। दास प्रथा का अंत किया था, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी थी, जजिया कर की समाप्ति की थी, घोड़े दागने की प्रथा पुनः शुरू हो गई थी। अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। ठीक, हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध देख लीजिए अकबर के टाइम में, ये 1576 में लड़ा गया था राणा प्रताप और मुगलों के बीच, जिसका नेतृत्व किया था, मुगलों की तरफ से नेतृत्व किया था राजा मानसिंह एवं आसफ खान ने। राजा मानसिंह ध्यान में रखिएगा। ठीक ना। नवरत्न जो अकबर के काल में थे वो कौन कौन थे, बीरबल, टोडरमल। ठीक, टोडरमल ध्यान में रखिएगा, बीरबल ध्यान रख लीजिए, मानसिंह, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम, फैजी, अब्दुल रहीम, खाने खाना, अबुल फजल, सारे नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एक नज़र देख लीजिए, एक दो नज़र। मान लीजिए नवरत्न पूछ ले अकबर के कौन है, 3-4 ऑप्शन दे दे, 2-3 भी दे दे तो आप आराम से ई ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, दहसाला व्यवस्था टोडरमल ने शुरू किया था अकबर के टाइम में। ठीक है ना, दहसाला व्यवस्था के प्रणेता कौन है, टोडरमल, जरूर ध्यान में रखिएगा, टोडरमल। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। बात की जाए इसकी तो बीरबल इसे स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था। ठीक, हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है अकबर के काल को, जिसमें प्रमुख जो अनुवाद हुए थे वो रामायण का हुआ था, महाभारत का भी हुआ था। रामायण का किया था बदायूनी ने, लीलावती का फैजी ने, कालिया दमन पंचतंत्र का अबुल फजल ने। थोड़ा सा एक रीडिंग मार लीजिए। हाँ, प्रमुख चित्रकार जो हुए ना अकबर के काल में वो दशवंत एवं बसावन, ये ध्यान रखिएगा। स्थापत्य कला की बात की जाए तो अकबर ने आगरा का किले का निर्माण करवाया, आगरा का किला बनवाया, किले के अंदर जहांगीरी महल एवं अकबरी महल बनवाया, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया। इसके प्रमुख जो भवन है वो है दीवाने आम, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई महल, ठीक, आदि। जहांगीर की बात की जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली है, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा का प्रारंभ किया था जहांगीर ने। 2 अस्पा मतलब सवार पद के 2 गुने घोड़े, और सिंह अस्पा मतलब 3 गुने घोड़े। ठीक, और चित्रकला का ये चरम उत्कर्ष माना जाता है जहांगीर का काल, जिसमें अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, जरूर ध्यान में रखिएगा, जहांगीर के दरबार में थे। अबुल हसन व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी, और उस्ताद मंसूर को पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार माना जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, जहांगीर के दरबार में ये नाम दोनों याद रखिएगा, हॉकिंस और थॉमस रो आए थे। पहले हॉकिंस आया था, फिर थॉमस रो। ठीक, ये दोनों अंग्रेज थे, जरूर ध्यान रखिएगा। जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में बनवाया किसने, नूरजहां ने। ठीक, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जितने भी मकबरे हैं ना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा किसका मकबरा कहाँ पर है। जैसे बाबर का मकबरा है काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है, जहांगीर का लाहौर में, और शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का दौलताबाद में। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये। शाहजहां की बात की जाए तो एक मिनट, शाहजहां की बात की जाए तो आप तो जानते हैं कि पत्नी मुमताज महल है, मतलब अर्जुबंद बानो बेगम। स्थापत्य कला का ये स्वर्ण काल माना जाता है शाहजहां का काल। इसने सजदा एवं पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया।
स्थापत्य की बात की जाए तो इसने दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाया, आगरा का ताजमहल आप जानते हैं, आगरा के ताजमहल का जो प्रमुख कलाकार है, मुख्य कलाकार, वो कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी, ध्यान रखिएगा। इसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया आगरा में, ध्यान रखिएगा। जबकि मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? औरंगजेब ने। देखिए, मुगल बादशाह द्वारा पुर्तगालियों को नमक के व्यापार का एकाधिकार दिया गया था, ठीक है, लेकिन इनकी उदारता के कारण शाहजहां ने 1632 में पुनः हुगली के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। औरंगजेब की बात की जाए तो इसका अन्य नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, इसे जिंदा पीर कहा जाता है। इसी के टाइम में एक संधि होती है, पुरंदर की संधि, 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य। फिर बात की जाए, इसने बीजापुर में 1685 में गोलकुंडा पर 1687 में आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर बात की जाए, हाँ, मुगल सेना में सर्वाधिक जो हिंदू सेनापति थे वो औरंगजेब के टाइम में थे। स्थापत्य की बात की जाए तो बीबी का मकबरा बनवाया, ध्यान रखिएगा, बीबी का मकबरा और मोती मस्जिद। मोती मस्जिद ये दिल्ली में किसने बनवाया? औरंगजेब ने, ठीक। इसके समकालीन जो थे संत समर्थ रामदास। और ये उत्तराधिकार के लिए 2 युद्ध लड़े गए थे, नाम खाली याद रख लीजिए कि धर्मत का युद्ध लड़ा गया था और सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था दारा शिकोह के और औरंगजेब के बीच में, ठीक है। कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और लेखक हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखा, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, केशवदास ने रामचंद्रिका रसिक प्रिया लिखा, इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा, अब्बास खान शेरवानी ने तारीख शेरशाही लिखी, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।